ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग देखिए कहाँ पर आ गए, क्लास 11th में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कहाँ पर आ गए, विच टॉपिक, फ्री एनर्जी, है ना। फ्री एनर्जी हम लोग आ गए। और कितने लेक्चर हो चुके हैं हम लोग के, 10 हो चुके हैं। तो आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 11, हेडिंग करिए फ्री एनर्जी की डेफिनेशन हम लोगों ने कर लिया। तो उसी को थोड़ा सा पहले रिकॉल करते हैं। कुछ रिकॉल करिए, फ्री एनर्जी किसको कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए जब भी किसी सिस्टम को हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो सारे एनर्जी से वर्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, और कुछ से वर्क होता है, जिससे वर्क होता है दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। उसी को फ्री एनर्जी कहते हैं। तो हम लोग जैसे जब मैथमेटिकली लिख रहे हैं तो देखिए G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। H माइनस टी एस क्या किया भाई, जो हमने हीट सप्लाई की उसमें से ये क्या सब्ट्रैक्ट किया, डिसऑर्डर को सब्ट्रैक्ट किया। डिसऑर्डर TS, डिसऑर्डर को सब्ट्रैक्ट किया। तो जो बचेगा उसी को फ्री एनर्जी कहा जाएगा। ठीक है, कहाँ तक हम लोगों ने ये डेफिनेशन नोट कर लिया था? इन अदर वर्ड्स ये लिखा था, देखिए जरा। इन अदर वर्ड्स फ्री एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, तो फिर आगे डेरिवेशन स्टार्ट करिए। ये लिखिए देयरफॉर G इज इक्वल टू, देयरफॉर G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। देयरफॉर G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। H माइनस टी एस वेयर G इज इक्वल टू फ्री एनर्जी, where G is equal to free energy, G is equal to free energy, H is equal to enthalpy, H is equal to enthalpy। फिर T क्या है? T is equal to absolute temperature, T is equal to absolute temperature। और S क्या है? एंट्रोपी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब हम लोग केल्विन में टेम्परेचर को मेंशन करते हैं ना, तो जो 0 डिग्री सी पर वैल्यू आती है, जैसे हम लोग STP वर्ड यूज करते हैं, हाँ, उस पर वैल्यू कितनी आती है? 0 डिग्री सी होती है, ये 273 केल्विन। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो हम करेंगे कि हम टेम्परेचर को केल्विन में ही हमेशा कन्वर्ट करेंगे, हमेशा। क्योंकि कहीं कहीं पर डिग्री सी में दिया भी रहता है तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और S इज इक्वल टू एंट्रोपी। फिर आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करिए फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज। और ब्रैकेट में लिखिए डेल्टा G, फ्री एनर्जी चेंज इन ब्रैकेट डेल्टा G। डेरिवेशन स्टार्ट करिए, लिखिए सिंस G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। फिर अगले स्टेप में और डेल्टा G इज इक्वल टू, और डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H, डेल्टा H माइनस डेल्टा ब्रैकेट में TS, मतलब सबका हमने डेल्टा ले लिया, तीनों का डेल्टा ले लिया। फिर इसको एक्सपैंड करते हैं। अगले स्टेप पे आइए, इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस, हाँ, एक बार T को कांस्टेंट किया तो T डेल्टा S, फिर दूसरी बार हमने S को कांस्टेंट किया, माइनस S डेल्टा T, S डेल्टा T। फिर अगले स्टेप पे लिखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू 0, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू 0। तो इसमें डेल्टा T अगर हम 0 ला के रख दें तो ये तो 0 हो जाएगा फिर। तो जब ये 0 हो गया तो खाली ये बचेगा फिर। तो देयरफॉर डेल्टा G इज इक्वल टू, देयरफॉर डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, T डेल्टा S। बस इसी को बॉक्स में इनक्लोज कर दीजिए। दिस इज द फाइनल इक्वेशन।
और इसका नाम क्या है? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, नीचे लिखिए, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड गिब्स, GIBB इनका नाम था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, पूरा नाम था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, एंड is very important for determining the spontaneity of a process, नाउ स्टॉप राइटिंग। अब अगर एक क्वेश्चन ही कर दें कि डेल्टा जी का मेन वर्क क्या है, फ्री एनर्जी चेंज किस लिए यूज करते हैं, तो बस यही अल्टीमेटली स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए। और स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, ये फिर से रिपीट कर लिखिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ये तीनों कंडीशन रिपीट कर लेते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा S इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा S इज इक्वल टू पॉजिटिव, एंड डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव। बस इसको नोट करने की जरूरत है, इसी का उल्टा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसके डायरेक्टली आंसर लिखेंगे कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 11 खाली रेफरेंस लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, खाली ट्रू फॉल्स बताना है। A spontaneous reaction is always accompanied by an increase in entropy. ट्रू है, आंसर लिखिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर है ट्रू, आंसर इज ट्रू। फिर सेकेंड पार्ट देखिए, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस एंट्रोपी चेंज इन ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज पॉजिटिव। हाँ, ये भी ट्रू है, सेकेंड का आंसर लिखिए ट्रू। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 खाली रेफरेंस लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। और थोड़ा सा पहले सुनिए, हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पहले तो रिलेशनशिप पूछा था आपसे कि हाउ इज फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन रिलेटेड टू एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, तो पहले का आंसर तो यही हो गया, G इज इक्वल टू H माइनस TS। ठीक है, सेकेंड में क्या कर रहे हैं, इफ द प्रोडक्ट्स हैव हायर एंथैल्पी, इफ द प्रोडक्ट्स हैव हायर एंथैल्पी मतलब HP ग्रेटर देन HR, HP ग्रेटर देन HR। अगर HP ग्रेटर देन HR है तो डेल्टा H तो HP माइनस HR होता है, डेल्टा हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना। तो अगर HP की वैल्यू HR से ज्यादा है तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है ना, HP ग्रेटर देन HR, तो अगर ये ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो डेल्टा H पॉजिटिव हो गया। फिर उन्होंने कहा एंड एंथैल्पी हायर देन एंथैल्पी एंड लोअर एंट्रोपी। फिर से सुनिए, प्रोडक्ट्स हैव हायर एंथैल्पी, अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है रिएक्टेंट से तो डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम है, लोअर एंट्रोपी देन द रिएक्टेंट, लोअर एंट्रोपी देन द रिएक्टेंट, तो देखिए जरा SP लेस देन SR, S का मतलब एंट्रोपी, तो ये क्या है, इफ SP लेस देन SR तो डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा S नेगेटिव है, इसको लाके हमने डेल्टा G वाले फॉर्मूले प्लेस कर दिया, तो डेल्टा G इज इक्वल टू प्लस, ये तो डेल्टा H पॉजिटिव था और उसका माइनस
माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो जब इसको माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो गई तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। यही क्वेश्चन था। तो देखिए जरा, if the products have higher enthalpy and lower entropy than the reactants at a given temperature, will the reaction take place spontaneously at that temperature? बोलिए आंसर बोलिए। Will the reaction take place spontaneously at that temperature? No. Why? Because delta G is positive। ठीक है, आंसर स्टार्ट करिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखे, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। और सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। सेकेंड पार्ट का तो फॉर्मूला था डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। फिर अगले स्टेप पे लिखे, इफ HP ग्रेटर देन HR, if HP greater than HR, then delta H is equal to, HP minus HR is equal to पॉजिटिव। तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव। फिर अगले स्टेप पे लिखिए, इफ SP less than SR, SP less than SR, then delta S is equal to SP minus SR। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इज इक्वल टू नेगेटिव। अब इसको लाके हम लोग इस वाले इक्वेशन प्लेस कर देते हैं। फिर लिखिए, देयरफॉर डेल्टा G इज इक्वल टू, therefore delta G is equal to delta H माइनस T, फिर ब्रैकेट में डेल्टा माइनस डेल्टा S, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। देयरफॉर डेल्टा G इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा G इज इक्वल टू पॉजिटिव। फिर एक सेंटेंस लिखिए, The process is non-spontaneous. The process is non-spontaneous. Non-spontaneous because the value of delta G is equal to positive. Value of delta G is equal to positive. फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, when a system undergoes isothermal change, how is heat absorbed related to entropy change? तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला आ जाता है जो पहले हम लोगों ने किया था, डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए और डायरेक्टली आंसर लिखिए, डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल। ये क्वेश्चन तो शीट से मिल जाएगा आपको ना, हाँ, डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, Q रिवर्सिबल अपॉन T। फिर एक न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हेडिंग करिए, क्वेश्चन नंबर 14 सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ गैस एट 27 डिग्री सी ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज 3600 जूल। What is the change in entropy of the gas? डेल्टा S हमसे पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला तो वही है हमारा। हाँ लिखिए, स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 14, डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q अपॉन T। Q देखिए दिया है 3600 जूल और T कितना हो जाएगा केल्विन में, केल्विन में कितना ऐड करेंगे 273। जब डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड कर देते हैं, तो 27 प्लस 273 300 हो जाएगा। तो अपॉन 300 करिए, अपॉन 300। तो इसको ओरली आप डिवाइड कर सकते हैं, 3600 अपॉन 300 नहीं, देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा,
दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 36/3, 36/3, ये 12 जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 जूल पर केल्विन इज द आंसर, 12 जूल पर केल्विन, यही आंसर हो गया, 12 जूल पर केल्विन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये कहना है कि अ सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर कैन टेक प्लेस with the evolution of 18 kilocalorie of heat. The entropy change for the transformation at 300 K is 15 calorie per degree. Will this transformation will be spontaneous at 300 K? तो हमको देखिए, हमको क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया, हमको क्वेश्चन में डेल्टा H दे दिया और डेल्टा S दे दिया। अगर दोनों दिया है तो हम लोग फिर इसी वाले यस हाँ बहुत अच्छा, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो स्टार्ट करिए, खाली एक काम करेंगे, ये जो टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ हाँ नहीं, ये केल्विन में दिया है और ये जो वैल्यू थी ये डिग्री में दी थी, तो इसलिए हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सब एक यूनिट में होना चाहिए। या तो इसको हम केल्विन में कर दें और या इसको डिग्री में कर दें, दो में से किसी को भी कर दें। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिग्री सी में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां से स्टार्ट करिए, पहले आप डेल्टा H की वैल्यू लिखिए, क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए, डेल्टा H इज इक्वल टू, ये दिया था क्वेश्चन में -18 किलो कैलोरी, -18 किलो कैलोरी। तो फिर इसको हम लोगों ने कैलोरी में कन्वर्ट किया, क्यों? कैलोरी में कन्वर्ट किया क्यों? नहीं, क्योंकि एंट्रोपी चेंज की वैल्यू कैलोरी में दी थी, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना। जैसे यहां पे हमने टेम्परेचर को यूनिफाई कर लिया, तो इसी तरह से कैलोरी को भी यूनिफाई किया, इसलिए कैलोरी में कन्वर्ट किया। तो किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई कर दें। कैलोरी बड़ा है कि किलो कैलोरी बड़ा है? अरे किलो कैलोरी बड़ा है यार, किलो बड़ा होता है। हाँ, जैसे ग्राम बड़ा होता है कि किलोग्राम बड़ा होता है? ग्राम बड़ा होता है कि किलोग्राम बड़ा होता है? किलोग्राम बड़ा होता है ना। दूसरी तरह से कैलोरी और किलो कैलोरी, मतलब कैलोरी को जब 1000 से, हाँ तो नहीं, उल्टा हम बोल गए, कैलोरी को जो 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो कैलोरी आएगा। अगर सपोजिंग मेरे पास 1000 ग्राम सोना है, गोल्ड, तो ये कितना किलो सोना है? आपके पास 1000 ग्राम गोल्ड है और हम क्वेश्चन करेंगे आप कितना किलो सोना है, तो कैसे करेंगे? हाँ, किससे? 1000 से। तो 1000/1000 1 क्या केजी हो गया, बस 1 किलो आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या, लेकिन यहाँ पे किलो कैलोरी था, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना था। अगर हमारे पास सपोजिंग आपके पास 4 किलो सोना है, तो कितना ग्राम होगा ये? 4000 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ भी 1000 मल्टीप्लाई किया, तो आगे करिए, इज इक्वल टू -18,000 किलो कैलोरी। हाँ, क्यों कैलोरी, सॉरी कैलोरी, पहले किलो कैलोरी में था, फिर कैलोरी में कन्वर्ट किया। कैलोरी में क्यों कन्वर्ट किया? सेम होनी चाहिए, बहुत अच्छा। फिर डेल्टा एस की वैल्यू लिखिए, डेल्टा एस गिवन था 15 कैलोरी पर डिग्री। फिर टेम्परेचर लिखिए, टेम्परेचर दिया था 300 K, फिर हमने इसको क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो 300 K इज इक्वल टू 300 प्लस, नहीं गलती हो गई, प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, माइनस होगा, या माइनस करिए, गलती से प्लस हो गया,
माइनस करिए, 300 माइनस 273, माइनस 273, तभी तो 27 आएगा। हाँ 27 डिग्री सी, 27 डिग्री सी। अब इन दोनों वैल्यू को लाके हम लोग कहाँ पे रख दें, डेल्टा जी वाले फॉर्मूले में। तो करिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना था, माइनस 18,000, माइनस 18,000, और टी आया है 27, डेल्टा एस 15 दिया था। तो 27 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 405 आता है। तो हो जाएगा 18,000 माइनस 405, 18,000 माइनस 405। हाँ हैं, तो यहाँ पे गलती कहाँ पर हो रही है? नहीं, तो यहाँ तो ऐड हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस कैसे, मतलब? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ये दोनों प्लस हो गया ना, माइनस माइनस, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। वही मैं सोच रहा हूँ कैसे गलती हो गया। हाँ, माइनस 18,405 कैलोरी, माइनस 18,405 कैलोरी। तो अब एक सेंटेंस करते हैं, लिखे हियर द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी, ब्रैकेट में डेल्टा जी, वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, full stop. Therefore the transformation is spontaneous, therefore transformation is spontaneous. हाँ, अगर इस क्वेश्चन में सारे हम कैलोरी की जगह पर केल्विन में लेते तो? नहीं, दो में से कुछ भी कर सकते थे आप। जैसे हम इसको या तो पहले डिग्री में कन्वर्ट, इसको केल्विन में कन्वर्ट करते, मतलब यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए बस, चाहे जिसको जिसमें कन्वर्ट कर लीजिए, केल्विन में कन्वर्ट करके तो सही होता, तभी कोई, हाँ तभी वही आता है, आंसर आपको यही मिलेगा, है ना। हाँ, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत सिंपल सा है। हाउ द एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी कैन बी यूज्ड एज क्राइटेरिया टू डिटरमिन स्पॉन्टेनिटी। तो ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिखिए स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, in terms of entropy change, ब्रैकेट में डेल्टा एस, इसको दो पार्ट में लिखिए। फर्स्ट पार्ट लिखिए इफ डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, इफ डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन कॉमा द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, the process is spontaneous, और फिर सेकेंड पॉइंट करिए, if delta s is equal to negative, delta s is equal to negative, then comma the process is non-spontaneous, the process is non-spontaneous, फिर अगले पॉइंट में लिखिए स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, नहीं एंट्रोपी तो हो गया, फ्री एनर्जी चेंज, हाँ वो गलती से हमसे हो गया, फ्री एनर्जी चेंज,
क्योंकि डेल्टा जी फ्री एनर्जी कहते हैं ना, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। तो फिर 2 पॉइंट लिखे, फ्री एनर्जी चेंज, अगेन 2 पॉइंट्स। नंबर 1 लिखे, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, देन कॉमा, प्रोसेस इज क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और फिर सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, बहुत अच्छा, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका लास्ट टॉपिक करिए, कार्नोट साइकिल। लास्ट टॉपिक है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है ये। पापा को कितने बजे बुलाया है आपने? 6। हाँ ठीक है, तब तक हो जाएगा। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, और इसी को कार्नोट इंजन भी कहते हैं, ऑल्सो राइट, कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन। एक नाम और है, देखिए 3 नाम है इसके, कार्नोट साइकिल है, कार्नोट इंजन, तीसरा नाम क्या, हीट इंजन, हीट इंजन। एनी आइडिया अबाउट हीट इंजन? अच्छा, इंजन किसको कहते हैं, इंजन? हाँ कहीं भी हो सकता है। इंजन का, इंजन वर्ड से इंजीनियर वर्ड बना है। हाँ इंजीनियर, मतलब इंजीनियर का काम क्या होता है, जैसे डॉक्टर का काम क्या होता है, हु इज अ डॉक्टर, इलाज करना। उस तरह से इंजीनियर का काम क्या होता है, कोई भी वर्क हो रहा है उसको इजी कर देना। कहते हैं इंजीनियर साहब को बुलाइए, अब मतलब ये आसान कर देंगे, है ना भाई। जैसे इंजीनियर का और कोई एग्जाम्पल सोचिए, इंजीनियर क्या करता है लाइफ में। हाँ कंप्यूटर, हाँ उसमें हेल्प करेगा आपकी, कोडिंग अच्छी करेगा, या अगर हार्डवेयर का एक्सपर्ट है तो बता देगा कि नहीं रैम की प्रॉब्लम है, या अब उसमें बता देगा भाई अब इसमें हाँ रैम की प्रॉब्लम है, बेटर कर सकता है। तो उसी तरह से इंजन का जो वर्क होता है वो किसी चीज को सिंपल वे में करना, किसी चीज को सिंपल वे में करना। जैसे स्टीम इंजन, स्टीम इंजन पहले ट्रेन चलती थी, कभी देखा आपने ये वाला इंजन, स्टीम इंजन जिससे ट्रेन चलती थी पहले? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि अब तो उसके बाद डीजल इंजन हो गया, अब तो इलेक्ट्रिक हो गया सारा। पहले वो हाँ मूवीज में मूवीज में खाली दिखाई पड़ता। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, उसमें गाने में वो ये वाला इंजन दिखाते हैं कि स्टीम इंजन है ना, उसमें धुआं निकलता है ना, कोयले से चलता था वो। तो वो इंजन क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है भाई। उसने क्या किया, स्टीम इंजन ने क्या किया, स्टीम से उसने टरबाइन को मूव किया, टरबाइन ने क्या किया, एक व्हील को रोटेट किया। टरबाइन क्या होता है, कुछ चीज ऐसे गोल घूम रही है तो उसको स्टीम से उसने चला दिया, है ना। अब फिर एक दूसरी व्हील घूमी, फिर तीसरी व्हील घूमी, फिर इससे पूरी ट्रेन चलने लगती है ना। तो इंजन का यहां पे देखिए क्या है, एन इंजन। अब उस हीट इंजन किसको कहते हैं, जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे,
जो, हाँ, उसको हीट इंजन कहते हैं। भाई इंजन का काम ही होता है वर्क को सिंप्लीफाई करना, लेकिन अब हीट इंजन किसको कहेंगे? जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड हीट इंजन। ठीक है, ये पॉइंट पहले लिखिए एन इंजन विच कन्वर्ट्स heat into work is called heat engine, heat engine वर्ड को ऑनलाइन करिए, is called heat engine। और फिर एक सेंटेंस सुनिए पहले हमारा, क्या ऐसा इंजन बना सकते हैं जो पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, मतलब 100% एफिशिएंट? क्या अभी तक, हाँ, नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता है, कुछ तो लॉस होगा। क्या हम ऐसा कर दें कि कोई पिस्टन है, पिस्टन मतलब, हाँ, जो कंप्रेस करते हैं, कि फ्रिक्शन लेस हो जाए पिस्टन? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर फ्रिक्शन होगा, जब चलेगा तो फ्रिक्शन होगा, या हम ये कह दें कि हमारा मूवमेंट रोड पे फ्रिक्शन लेस हो जाए। हाँ, फिसल जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा शू घिसे ना, फ्रिक्शन तो हो गई। अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा तो आपने सही कहा, गिर जाएंगे, चल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट करना है कि हम लोग एफिशिएंसी इसकी स्टडी करेंगे इंजन की, तो एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। 1 का मतलब 100%। ये नहीं कहेंगे कि अभी न्यूमेरिकल करेंगे, किसी इंजन की एफिशिएंसी निकाली 1.1 आ गई, तो 1.1 क्या हो गया? 110% हो गया ये। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम रहेगी, क्योंकि 100% एफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता है ना। तो वो पॉइंट अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहले तो ये डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड आपको लर्न करनी पड़ेगी। लिखिए, कार्नोट उस साइंटिस्ट का नाम था, तो इन्होंने कहा इट वॉज ऑब्जर्व बाई कार्नोट, इट वॉज ऑब्जर्व बाई कार्नोट, ऑब्जर्व बाई कार्नोट दैट maximum conversion of heat into work, maximum conversion of heat into work occurs in a cyclic process, in which all the necessary intermediate steps, are carried out reversibly, then full stop. Such a reversible cycle is called Carnot cycle, and the engine working on the basis of this cycle is called
Carnot engine, Carnot engine और heat engine, Carnot engine और heat engine। फिर हेडिंग करीब इस पे न्यूमेरिकल हमको करने होंगे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसी पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इसको सिंबल ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ईटा कहते हैं, एन की तरह से लगता है सिंबल ईटा, ईटा। डेफिनेशन एक लाइन की नोट की, एफिशिएंसी किसको कहते हैं, राइट, इट इज डिफाइंड एज, एफिशिएंसी के डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ, it is defined as the fraction of heat absorbed, fraction of heat absorbed by an engine, heat absorbed by an engine, by an engine which can be converted, which can be converted into work, which can be converted into work, converted into work। फिर फॉर्मूला लिखिए, therefore efficiency is equal to, efficiency ब्रैकेट में ईटा is equal to total work done by the system, total work done by the system, total work done by the system divided by heat absorbed by the system, heat absorbed by the system, heat absorbed by the system। फिर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में करते हैं, फिर अगले स्टेप में इज इक्वल टू W अपॉन Q2, W अपॉन Q2। और इसी का एक फॉर्मूला और आता है, नीचे लिखे इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, T2 माइनस T1 अपॉन T2। फिर अगले लाइन में लिखी वेयर Q2 इज इक्वल टू, वेयर Q2 इज इक्वल टू heat absorbed, heat absorbed by the engine, heat absorbed by the engine at a higher temperature T2, heat absorbed by the engine at a higher temperature T2, higher temperature T2। फिर अब एक्सप्लेनेशन पहले सुन लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपको तीन चीजें मिल रही हैं, इसको क्या कहते हैं, ईटा को एफिशिएंसी, और ये W क्या है, वर्क है, Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड। एफिशिएंसी देखिए, आपने जितना हीट दिया टोटल, उस हीट का जितना फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट हुआ, उसी को एफिशिएंसी कहा जाएगा। तभी तो ये किया ना, टोटल वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना, इसी को एफिशिएंसी कहा जाएगा। तो और हम इसको ऐसे भी निकालेंगे, T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 अपॉन T2 करके एफिशिएंसी निकाल लिया, और Q2 आपको दे दिया, और वर्क डन पूछेंगे आपसे। तो इसी वाले फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक पॉइंट पहले ये नोट कर लीजिए, राइट नोट, नोट पे लिखिए एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बात अभी हम लोगों ने किया था पहले, इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। क्यों ऐसा होता है, आगे लिखिए एंड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड
only a fraction of heat absorbed can be converted into work, क्योंकि सारे हीट से वर्क नहीं होता ना, तो जिस हीट से वर्क होता है मतलब हाँ वही एफिशिएंसी हो जाएगी, है ना, सारे से नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 खाली रेफरेंस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 इन्होंने देखिए हीट सप्लाई टू द कार्नोट इंजन इज दिस, क्यू दे दिया हमें, और फिर कह रहे हैं हाउ मच यूजफुल वर्क, वही डब्ल्यू निकालना है। यूजफुल वर्क कैन बी डन बाय द इंजन विच वर्क्स बिटवीन 0 डिग्री सी T1 T2 दे दिया हमें, तो T2 माइनस T1 अपॉन T2 ये क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गई। क्यू दिया है, डब्ल्यू निकालना है तो निकाल देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करिए, पहले एफिशिएंसी निकाल दीजिए, लिखिए ईटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, T2 माइनस T1 अपॉन T2। फिर केल्विन में लिखेंगे T2 इज इक्वल टू, देखिए क्या है, 100 दिया था तो हमने 273 ऐड कर दिया, तो चलिए 100 प्लस 273 तो हो गया 373 के, ये T2 आ गया। T1 कितना दिया देखिए 0 डिग्री सी, केल्विन में निकालते हैं, लिखिए T1 इज इक्वल टू 0 प्लस 273, 0 प्लस 273 के हो गया। अब ईटा निकाल दीजिए, देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू 373 माइनस 273 T2 माइनस T1 अपॉन 373, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 100 अपॉन 373, 100 अपॉन 373, और इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.268, ये क्या निकला, ये एफिशिएंसी निकली। तो देखिए 1 से बहुत कम है, 0.268 को 0.3 भी कह सकते हैं, एफिशिएंसी ऐसे आती है। मतलब कितना परसेंट होगा ये 20% हो गया, ये 26% हो गया, 26% हो गया। ठीक है, तो फिर अब यहां पे आ जाते हैं, फिर लिखिए ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q2, ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q2, W अपॉन Q2, देयरफॉर W इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन था हमारा, W इज इक्वल टू Q2 अपॉन इंटू ईटा, Q2 इंटू ईटा। Q2 हमें दिया था 1958.22, और ईटा भी हम लोगों ने निकाला है 0.268, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर ये आता है 524.8 kJ किलोजूल, 524.8 किलोजूल। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बस ये आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ट्यूसडे को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।